मिश्रा मैंसन, शहर की वो आलीशान हवेली जिसे बाहर से देखने वाले स्वर्ग कहते थे, लेकिन आज उसी हवेली के अंदर मातम का ऐसा सन्नाटा था जिसे चीरने की हिम्मत किसी में नहीं थी। घर के बड़े और सबसे चहेते बेटे आकाश मिश्रा की मौत ने सबको पत्थर बना दिया था। हवेली के सबसे बड़े और लाडले बेटे आकाश मिश्रा का अचानक एक एक्सीडेंट में चले जाना पूरे परिवार के लिए किसी वज्रपात से कम नहीं था। आकाश न केवल इस घर का वारिस था, बल्कि वह अपनी शांत और सरल प्रकृति के कारण सबका प्रिय भी था। लेकिन उसकी मौत ने पीछे छोड़ दी थी एक अधूरी कहानी और एक बेसहारा जिंदगी। मिष्टी मिष्टी जो सिर्फ एक महीने पहले इस घर की बहू बनकर आई थी, वह इतनी कोमल और मासूम थी कि उसे देखकर लगता था कि कुदरत ने उसे सिर्फ प्यार और खुशियों के लिए बनाया है। लेकिन आज उसके जीवन के सारे रंग सफ़ेद साड़ी के सिलवटों में खो गए थे। वह अपने कमरे की खिड़की के पास बैठी सूनी आंखों से बाहर गिर रही बारिश की बूंदों को देख रही थी। उसे लग रहा था कि यह बारिश नहीं, बल्कि उसकी तकदीर के आंसू हैं जो रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं, और उसकी खामोशी किसी बड़े तूफान का इशारा कर रही थी। उसे लग रहा था कि उसकी ज़िंदगी ख़त्म हो चुकी है, लेकिन उसे यह अंदाज़ा नहीं था कि असली खेल तो अभी शुरू होने वाला है। कुछ दिन ऐसे ही बीतते गए। अचानक एक दिन हवेली के हॉल में मिश्रा जी, आकाश के पिता ने एक ऐसी घोषणा की जिसने सबके पैरों तले ज़मीन खिसका दी। उनके चेहरे पर दुख तो था, लेकिन उससे कई ज़्यादा चिंता खानदान की साख और जायदाद की थी। मिश्रा खानदान की जायदाद का एक बहुत बड़ा हिस्सा कानूनी तौर पर आकाश के नाम था, जो अब उसकी पत्नी मिष्टी के हक में जा रहा था। अगर मिष्टी यह घर छोड़कर चली जाती तो न केवल जायदाद बाहर चली जाती, बल्कि समाज में खानदान की थू थू भी होती। आकाश की मौत के साथ इस खानदान की जायदाद और इज्जत खतरे में है। मिश्रा जी की आवाज़ गूंजी। कानूनी तौर पर मिष्टी ही अब इस जायदाद की मालिक है। अगर वो ये घर छोड़कर गई तो दुश्मन भी हमें बर्बाद कर देंगे। इसलिए मैंने फैसला कर लिया है, मिश्रा जी ने अपनी गंभीर आवाज़ में कहा। उनकी नज़रें अपने छोटे बेटे रोहित पर टिकी थीं, जो सोफे पर पैर पसार कर बेरुखी से बैठा था। मिष्टी कहीं नहीं जाएगी, वह इसी घर की बहू बनी रहेगी, और अब मिष्टी की शादी रोहित से होगी। हॉल में सन्नाटा इतना गहरा हो गया कि घड़ी की टिक टिक भी अब हथौड़ी की तरह सुनाई दे रही थी। रोहित, जो शुरू से ही विद्रोही स्वभाव का रहा था, उछलकर सोफे से खड़ा हो गया। क्या आप होश में तो हैं डैड? मिष्टी मेरी भाभी है। आप कैसे सोच सकते हैं कि मैं अपने भाई की जगह ले लूं? यह कोई व्यापार नहीं है, यह एक इंसान की जिंदगी है। तो मिश्रा जी ने चिल्लाकर कहा, जायदाद बचाने का यही एक तरीका है रोहित। कानूनी तौर पर मिष्टी ही अब इस जायदाद की मालिक है। अगर वो ये घर छोड़कर गई या फिर उसने बाहर किसी और से शादी कर ली, तो हमारे हाथ से जायदाद तो जाएगी, साथ ही हमारे दुश्मन भी हमें बर्बाद कर देंगे। रोहित, खानदान का वो बागी बेटा जो कभी किसी के आगे नहीं झुका, वो लड़का जिसे नियमों से नफरत थी और जिसके गुस्से से हवेली के नौकर भी कांपते थे, उसकी आंखों में आग थी और होंठों पर एक कड़वी मुस्कान। शादी या जायदाद बचाने का कोई गंदा बिजनेस? रोहित की आवाज़ में जहर था। आप चाहते हैं कि मैं अपने सगे भाई की जगह ले लूं? जिस औरत को मैंने कभी अपनी नज़रों के सामने नहीं रहने दिया, अब वो मेरी पत्नी बनेगी? रोहित और मिष्टी के बीच कभी बात नहीं हुई थी, लेकिन नफरत हमेशा से थी। रोहित को मिष्टी की चुप्पी और सादगी से चिढ़ थी। उसे लगता था कि मिष्टी सिर्फ एक मुखौटा है। वहीं मिष्टी के लिए रोहित एक ऐसा इंसान था जिसका कोई दिल नहीं था। ये मेरा आखिरी फैसला है रोहित, मिश्रा जी ने अपनी लाठी जमीन पर पटकी। या तो शादी करो, या इस हवेली की बर्बादी के जिम्मेदार तुम होगे, और तुझे जायदाद से बेदखल कर दिया जाएगा। मिश्रा जी का फैसला अटल था और उसे कोई टाल नहीं सकता था। वहीं दूर खड़ी मिष्टी ने जब ये सब सुना, उसके दिल की धड़कन तेज हो गई। उसे रोहित की नफरत और उसके अहंकार का पता था। उसे लग रहा था कि उसे एक पिंजरे से निकालकर
जलती हुई आग में फेंका जा रहा है। रोहित मिश्रा, जो अपने भाई आकाश से बिल्कुल विपरीत था, जहाँ आकाश शांत था, वहीं रोहित आग का गोला था। वह अहंकारी था, जिद्दी था और उसे परंपराओं के नाम पर थोपी जाने वाली जंजीरों से सख्त नफरत थी। उसने हमेशा से अपनी मर्जी की ज़िंदगी जी थी, लेकिन आज उसके पिता ने उसे एक ऐसे मोड़ पर ला खड़ा किया था जहाँ से भागना नामुमकिन था। यह कुर्बानी तुम्हें देनी होगी रोहित, उसकी माँ ने रोते हुए कहा। खानदान की इज्जत और मिष्टी की सुरक्षा के लिए यही एकमात्र रास्ता है। क्या तुम चाहते हो कि मिष्टी को इस समाज की कड़वी नज़रों का सामना अकेले करना पड़े? ये कोई सौदा नहीं है माँ, ये एक इंसान की ज़िंदगी का सवाल है। रोहित ने चिल्लाते हुए कहा। आप कैसे सोच सकती हैं कि मैं अपने भाई की जगह ले लूं? रोहित ने मुट्ठी भींच ली। उसका चेहरा गुस्से से लाल था। उसने मिष्टी को कभी उस नज़र से नहीं देखा था। उसके लिए वह हमेशा एक मूक गुड़िया की तरह थी, जो हवेली के कायदों में दबी रहती थी। उसे ऐसी लड़कियों से नफरत थी जो अपनी आवाज़ नहीं उठा सकती थी। लेकिन आज उसे उसी गुड़िया की जिम्मेदारी उठाने के लिए मजबूर किया जा रहा था। उधर मिष्टी के पास भी कोई विकल्प नहीं था। उसके माता पिता नहीं थे और जिस ससुराल ने उसे बेटी माना था, आज वही उसे अपनी संपत्ति का हिस्सा समझकर सुरक्षित रखना चाहते थे। मिष्टी की रूह कांप रही थी। रोहित का नाम सुनते ही उसके दिल में एक अजीब सा खौफ पैदा हो गया। वह जानती थी कि रोहित उससे कितनी नफरत करता है। वह उसे हमेशा कमज़ोर और पुराने ख्यालात वाली समझकर नज़रअंदाज करता आया था। उसके कानों में अभी भी घर के बड़ों की फुसफुसाहट गूंज रही थी। मिष्टी को लग रहा था जैसे उसकी रूह पर किसी ने पत्थर रख दिया हो। वो रोहित से हमेशा कतराती थी। उसका गुस्सा और उसका बेबाक अंदाज मिष्टी के शांत स्वभाव के बिल्कुल विपरीत था, लेकिन बड़े बुजुर्गों के सामने उसकी आवाज़ दब गई। हवेली की दीवारें आज इस अजीबोगरीब सौदे की गवाह बन रही थीं। एक ऐसी शादी की बुनियाद रखी जा रही थी जिसमें प्यार का नामो निशान नहीं था, सिर्फ मजबूरियों का बोझ था। मिष्टी के कानों में अभी भी बड़ों की फुसफुसाहट गूंज रही थी। शादी का दिन आ गया, लेकिन हवेली में कोई शहनाई नहीं बजी। सादगी के साथ कुछ नज़दीकी रिश्तेदारों की मौजूदगी में रोहित और मिष्टी का विवाह संपन्न हुआ। मिष्टी ने लाल जोड़ा नहीं, बल्कि हल्के पीले रंग की साड़ी पहनी थी, जिसकी चमक उसकी बेरंग आंखों के सामने फीकी थी। जब रोहित ने भारी मन से मिष्टी की मांग में सिंदूर भरा, तो उसके हाथ कांप नहीं रहे थे, बल्कि उनमें एक जकड़न थी। एक ऐसी जकड़न जो इस बंधन के प्रति उसकी नफरत को व्यां कर रही थी। शादी की रस्में किसी मातम से कम नहीं थीं। दोनों की आंखों में एक दूसरे के लिए सिर्फ नफरत और बेबसी थी। शादी की रस्मों के बाद जब मिष्टी को रोहित के कमरे में ले जाया गया, तो उसे महसूस हुआ कि यह कमरा उसकी पिछली जिंदगी की कब्र बनने वाला है। रोहित का कमरा उसकी शख्सियत की तरह ही बिखरा हुआ और डार्क था। दीवार पर लगी पेंटिंग्स और वहाँ का माहौल मिष्टी के शांत स्वभाव से बिल्कुल अलग था। रोहित कमरे में दाखिल हुआ। उसने अपना कोट उतारकर जमीन पर पटक दिया। उसने मिष्टी की तरफ देखा तक नहीं। उम्मीद है कि तुम यह नहीं सोच रही हो कि सिंदूर से कुछ बदल गया है। रोहित की आवाज़ में एक बर्फीली ठंडक थी। मिष्टी खामोश खड़ी रही। उसकी नज़रें अपनी उंगलियों में फंसी हुई थीं। रोहित उसके करीब आया। उसकी आंखों में गुस्सा साफ झलक रहा था। सुनो मिष्टी, यह शादी सिर्फ मेरे पिता की इज्जत और जायदाद बचाने का एक जरिया है। मेरे लिए तुम आज भी वही हो, एक ऐसी लड़की जिसे मैं पसंद नहीं करता। तुम इस कमरे में रहोगी क्योंकि दुनिया को दिखाना है कि हम साथ हैं, लेकिन हकीकत यह है कि मैं अपनी ज़िंदगी पहले की तरह जीऊँगा। तुम मेरी पत्नी होने का नाटक कर सकती हो, लेकिन मेरे दिल में जगह पाने की कोशिश कभी मत करना। ये शादी सिर्फ दुनिया के लिए है। मेरे लिए तुम अब भी वही हो जो पहले थीं, एक अजनबी जिसे मुझ पर थोपा गया है। मिष्टी, जो अब तक शांत खड़ी थी, मिष्टी ने धीरे से अपनी नज़रें उठाईं। उसकी आंखों में आंसू नहीं थे, बल्कि एक अजीब सा स्वाभिमान था। उसने पहली बार अपनी आवाज़ निकाली। मैंने भी ये शादी अपनी मर्जी से नहीं की है रोहित जी। अगर आपको लगता है कि मैं आपके दिल में जगह बनाने आई हूँ, तो आप गलत हैं। मैं सिर्फ अपने उसूलों
और इस घर की मर्यादा की वजह से यहाँ हूँ। रोहित उसकी हिम्मत देखकर थोड़ा हैरान हुआ, लेकिन उसका अहंकार कम नहीं हुआ। बहुत अच्छा, कम से कम हम दोनों के विचार इस बात पर तो मिलते हैं कि हम एक दूसरे को नापसंद करते हैं। आज से यह कमरा 2 हिस्सों में बटा हुआ है। तुम वहाँ सोओगी और मैं बालकनी के पास वाले सोफे पर। पूरी रात मिष्टी बैठ के एक कोने पर सिमटी रही, जबकि रोहित बालकनी में खड़ा होकर सिगरेट के धुएं में अपनी झल्लाहट उड़ाता रहा। चांदनी रात में वह हवेली बहुत खूबसूरत लग रही थी, लेकिन उस कमरे के भीतर 2 रूहें एक दूसरे से कोसों दूर थीं। दिन बीतने लगे, लेकिन उनके बीच की नफरत कम होने की बजाय और गहरी होती गई। रोहित जानबूझकर घर देर से आता ताकि उसे मिष्टी का चेहरा ना देखना पड़े। वह दोस्तों के साथ पार्टियों में रहता और जब लौटता तो अक्सर नशे की हालत में होता या बहुत ही ज़्यादा गुस्से में होता। मिष्टी चुपचाप अपना सारा फर्ज निभाती। वह सुबह जल्दी उठती, घर के काम करती, रोहित के कपड़े धुलती और उन पर प्रेस करती और उसके लिए खाना बनाकर रखती, चाहे वह खाए या ना खाए। अगले कुछ हफ्ते ऐसा ही चलता रहा। दोनों एक ही छत के नीचे रहकर भी कोसों दूर रहे। एक सुबह जब रोहित नाश्ते की मेज पर आया तो मिष्टी ने उसे कॉफ़ी दी। रोहित ने एक घूंट भरा और प्याली पटक दी। कितनी बार कहा है, मुझे कड़वी कॉफ़ी पसंद है। तुम हर चीज़ में अपनी मिठास क्यों घोलने की कोशिश करती हो? मिष्टी ने शांत भाव से प्याली उठाई। कॉफ़ी उतनी ही कड़वी है जितनी आपकी बातें। शायद आपका स्वाद ही बिगड़ गया है। रोहित उसकी बात सुनकर अवाक रह गया। वह पहली बार उसे पलटकर जवाब दे रही थी। उसने मिष्टी को घूर कर देखा, लेकिन मिष्टी बिना विचलित हुए वहाँ से चली गई। हवेली के लोग देख रहे थे कि कैसे 2 विपरीत सोच वाले लोग एक साथ रहने को मजबूर थे, जहाँ हर छोटी बात एक चिंगारी बन सकती थी। मिश्रा मैंसन की रसोई में सुबह की हलचल शुरू हो चुकी थी, लेकिन मिष्टी के लिए यह किसी जंग के मैदान से कम नहीं था। घर की बड़ी चाची और बुआ जी, जो शुरू से ही मिष्टी की सादगी और उसकी किस्मत से चिढ़ती थीं, अब उसे और भी ज़्यादा चुभने वाली बातें कहने लगी थीं। देखो तो कैसा ज़माना आ गया है। चाची ने चाय का कप उठाते हुए व्यंग किया। एक बेटा गया नहीं कि दूसरे के कमरे में जगह मिल गई। इसे कहते हैं असली रईसी। जायदाद भी हाथ से नहीं गई और स्वाद भी वापस मिल गया। मिष्टी के हाथ में पकड़ी हुई स्टील की प्लेट एक पल के लिए थरथराई, लेकिन उसने खुद को संभाल लिया। वह चुपचाप नाश्ते की ट्रे सजाती रही। वह जानती थी कि इस घर में उसकी खामोशी ही उसकी सबसे बड़ी ढाल है। लेकिन आज रोहित वहीं खड़ा था, रसोई के दरवाजे के पीछे अपनी घड़ी पहन रहा था। उसने सब कुछ सुन लिया था। रोहित का पारा चढ़ गया। वह अंदर आया और अपनी चाची की तरफ ठंडी नज़रों से देखा। चाची जी, सुबह सुबह जहर उगलने से बेहतर है कि आप अपनी सेहत का ख्याल रखें। और रही बात मेरे कमरे की, तो वह फैसला मेरे पिता का था। अगर आपको कोई दिक्कत है तो उनसे जाकर बात कीजिए। मिष्टी से नहीं, रोहित की गरजने वाली आवाज़ ने सबको खामोश कर दिया। मिष्टी इस घर की बहू है और मेरी पत्नी। अगर आज के बाद किसी ने उसके बारे में एक शब्द भी कहा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। चाची सकपका गई और बड़बड़ाती हुई वहाँ से चली गई। मिष्टी ने रोहित की तरफ देखा। वह हैरान थी। जिस इंसान ने उसे कभी सीधे मुंह बात नहीं की, वो आज उसके लिए लड़ रहा था। लेकिन उसकी आंखों में एक सवाल था। आपको मेरे लिए बोलने की ज़रूरत नहीं थी। मैंने तुम्हारे लिए नहीं बोला। रोहित ने अपना कोट ठीक करते हुए रूखेपन से कहा। मुझे बस इस घर की चीख चिल्लाहट पसंद नहीं है। और हाँ, आज शाम को वकील आ रहे हैं। तुम्हें कुछ पेपर्स पर साइन करने होंगे। तैयार रहना। शाम को जब वकील आए तो जायदाद के बंटवारे और ट्रस्ट के कागजात सामने रखे गए। रोहित और मिष्टी को एक साथ बैठना पड़ा। मिष्टी ने देखा कि रोहित कितनी बारीकी से हर क्लॉज पढ़ रहा है। वह केवल एक बिगड़ा हुआ शहजादा नहीं था, बल्कि उसे बिजनेस की गहरी समझ थी। अचानक वकील ने एक शर्त पड़ी। ट्रस्ट की डीड के अनुसार अगले 2 सालों तक रोहित और मिष्टी को एक साथ इसी हवेली में रहना होगा, वरना सारी संपत्ति चैरिटी में चली जाएगी। रोहित ने गुस्से में पेन पटक दिया। यह क्या बकवास है डैड? आपने हमें बांधने का एक और तरीका ढूंढ लिया। मिश्रा जी ने शांति से जवाब दिया। यह तुम्हारी सुरक्षा के लिए है रोहित। दुश्मन ताक में बैठे हैं। अगर तुम दोनों अलग हुए तो शेर की तरह सब टूट पड़ेंगे।
उस रात कमरे में तनाव और भी बढ़ गया। रोहित बालकनी में खड़ा था और मिष्टी ज़मीन पर बैठी अपनी पुरानी डायरी में कुछ लिख रही थी। अचानक रोहित मुड़ा। तुम्हें क्या लगता है, तुम खुश होगी ना कि अब मैं कहीं जा नहीं सकता? मिष्टी उठी और उसके सामने जाकर खड़ी हो गई। आपको लगता है कि मुझे खुशी है एक ऐसे इंसान के साथ बनकर जो हर पल मुझे नीचा दिखाने की कोशिश करता है? रोहित जी, अगर मुमकिन होता तो मैं इस हवेली की दहलीज कभी पार न करती, लेकिन मैं भी मजबूर हूँ अपनी जुबान और इस खानदान की मान के लिए। रोहित उसकी आंखों में छिपी सच्चाई देखकर निःशब्द रह गया। पहली बार उसे लगा कि शायद मिष्टी उतनी मूक नहीं है जितना वह समझता है। दिन बीतते गए और मिष्टी ने खुद को घर के कामों में पूरी तरह झोंक दिया। रोहित अक्सर देर रात आता और चुपचाप सो जाता, लेकिन एक रात मौसम ने करवट बदली। तेज आंधी और बारिश के कारण शहर की बिजली गुल हो गई। हवेली के पुराने बरामदे में सन्नाटा था, सिर्फ बारिश की बूंदों का शोर था। रोहित उस रात घर नहीं आया था। मिष्टी को चिंता होने लगी। उसने कई बार फ़ोन किया, लेकिन नेटवर्क गायब था। वह लैंटर्न लेकर नीचे हॉल में आई, तभी दरवाजे पर जोर से दस्तक हुई। मिष्टी ने दरवाज़ा खोला तो देखा रोहित खून से लथपथ हालत में खड़ा था। उसकी कार का एक्सीडेंट हो गया था। रोहित जी, मिष्टी चिल्लाई और उसे सहारा देकर अंदर ले आई। रोहित की हालत खराब थी। उसके माथे से खून बह रहा था। वह लगभग बेहोशी की हालत में था। मिष्टी ने बिना घबराए घर के नौकरों को जगाया और खुद रोहित की चोट साफ करने लगी। उसने पूरी रात उसके सिरहाने बैठकर ठंडी पट्टियाँ रखीं और उसके जख्मों पर मरहम लगाया। रोहित को तेज बुखार था। वह बेहोशी में बड़बड़ा रहा था। भाई, मुझे माफ़ कर देना, मैं तुम्हारी जगह नहीं लेना चाहता था। मिष्टी का दिल पसीज गया। उसे एहसास हुआ कि रोहित के इस गुस्से और अहंकार के पीछे एक गहरा दुख और अपराध बोध छिपा है। वह खुद को अपने भाई की मौत का जिम्मेदार मान रहा था, या शायद उसे लग रहा था कि वह उसके साथ धोखा कर रहा है। सुबह जब रोहित की आंखें खुलीं तो उसने देखा कि मिष्टी वहीं कुर्सी पर सिर टिकाए सोई हुई थी। उसके बाल बिखरे हुए थे और चेहरे पर थकान थी। रोहित ने देखा कि उसके हाथ अभी भी पट्टी और दवाइयों से सने थे। उसने धीरे से अपना हाथ बढ़ाया और मिष्टी के चेहरे के पास ले गया, लेकिन फिर रुक गया। उसने खुद से सवाल किया, क्यों ये लड़की उसकी इतनी परवाह कर रही है, जबकि उसने उसे सिर्फ दर्द दिया था। मिष्टी जाग गई और उसे देखती ही मुस्कुरा दी। आप होश में आ गए? रुकिए, मैं काढ़ा लेकर आती हूँ। रोहित ने उसका हाथ पकड़ लिया। तुम पूरी रात यहीं थीं? मिष्टी ने अपनी नज़रें झुका लीं। मेरा फ़र्ज था। फ़र्ज या मजबूरी? रोहित ने इस बार बिना किसी करवाट के पूछा। मिष्टी ने उसकी आंखों में देखा। शायद अब इंसानियत। उस दिन के बाद उनके बीच की नफ़रत थोड़ी कम होने लगी। रोहित अब बात बात पर चिल्लाता नहीं था। वह कभी कभी मिष्टी के साथ बैठकर चाय पीने लगा था। हालांकि बातें अब भी कम थीं, लेकिन खामोशी अब चुभने वाली नहीं थी। एक्सीडेंट के बाद रोहित को कुछ हफ्तों के लिए बेड रेस्ट की सलाह दी गई थी। अब वह और मिष्टी ज़्यादा समय साथ बिताने लगी। रोहित ने गौर किया कि मिष्टी को पेंटिंग का बहुत शौक है, लेकिन उसने शादी के बाद से कभी ब्रश नहीं उठाया था। एक दिन रोहित ने चुपके से शहर से बेहतरीन पेंटिंग किट मंगवाई और मिष्टी के कमरे की टेबल पर रख दी। जब मिष्टी ने वह देखा तो उसकी आंखों में जो चमक आई, उसने रोहित के दिल में कुछ हलचल कर दी। यह किसने मंगाया? मिष्टी ने पूछा। रोहित खिड़की की तरफ पीठ करके खड़ा था। फालतू पड़ा था ऑफिस में, सोचा तुम्हें दे दूं। मिष्टी मुस्कुराई। वह जानती थी कि रोहित झूठ बोल रहा है। शुक्रिया। धीरे धीरे उनके बीच की तकरार अब नोक-झोंक में बदलने लगी। एक शाम जब भी दोनों लाइब्रेरी में बैठे थे, मिष्टी ने एक पुरानी किताब निकाली जिसमें आकाश और रोहित की बचपन की फ़ोटो थी। आप बचपन में बहुत शांत लगते थे, मिष्टी ने कहा। रोहित हंसा, एक सच्ची और बेबाक हंसी। शांति तो भाई के हिस्से में थी, मेरे हिस्से में तो सिर्फ शरारतें थीं। भाई हमेशा मुझे बचाते थे, चाहे गलती मेरी ही क्यों ना हो। इसलिए मुझे आज भी लगता है कि मैं उनके साथ गलत कर रहा हूँ। तुम्हारी मांग में मेरे नाम का सिंदूर
यह मुझे अंदर ही अंदर मारता है। मिष्टी ने किताब बंद की और उसके पास बैठ गई। आकाश जी चले गए रोहित, और वह कभी नहीं चाहते कि हम अपनी पूरी जिंदगी इस अपराध बोध में गुजार दें। उन्होंने हमेशा आपकी खुशी चाही थी। रोहित ने मिष्टी का हाथ थाम लिया। इस बार उसके स्पर्श में नफरत नहीं, बल्कि एक अजीब सी तड़प थी। क्या तुम सच में खुश रह पाओगी मेरे साथ? मैं वह नहीं हूँ जो तुम चाहती थी। मिष्टी की धड़कनें तेज हो गईं। उसने महसूस किया कि उसकी नफरत अब एक गहरे आकर्षण और लगाव में बदल चुकी थी। शायद मैं भी वही चाहती हूँ जो आप असल में हैं, ना कि वह जो आप दुनिया को दिखाते हैं। कमरे में सन्नाटा छा गया, लेकिन यह सन्नाटा सुकून देने वाला था। रोहित ने मिष्टी के करीब आकर उसके माथे को चूमा। यह कोई रस्म नहीं थी, यह एक वादे की शुरुआत थी। धीरे धीरे हालात बदलने लगे। रोहित ने देखा कि मिष्टी कितनी मेहनती और सेल्फलेस है। वो न सिर्फ घर का ख्याल रखती है, बल्कि दबे पांव रोहित के कमरे में उसके कपड़े प्रेस करके रख देती है, उसकी पसंद का खाना बनाती बिना जताए। और धीरे धीरे बातों का सिलसिला शुरू हुआ। उन्होंने अपने डर, अपने दुख और अपने अकेलेपन को एक दूसरे के साथ बांटा। रोहित को समझ आया कि उसका एरोगेंस सिर्फ एक ढाल थी अपने दुख को छुपाने के लिए, और तकरार अब मीठी नोक-झोंक में बदल चुकी थी। रोहित अब जल्दी घर आने लगा था। वो मिष्टी के लिए छोटी छोटी चीज़ें लाने लगा, कभी उसकी पसंद की चॉकलेट, तो कभी कोई किताब। जहाँ पहले सिर्फ खामोशी हुआ करती थी, अब वहाँ कभी कभी हल्की मुस्कुराहटें भी दिखाई देने लगी थीं। रोहित के व्यवहार में आया यह बदलाव घर के बाकी सदस्यों की नज़रों से छिपा नहीं था, खासकर रोहित की माँ, जो हमेशा से अपने छोटे बेटे की विद्रोही आदतों से परेशान रहती थी। अब उसे मिष्टी के आसपास शांत और जिम्मेदार देख राहत की सांस ले रही थी। एक दोपहर मिष्टी अपनी पुरानी अलमारी साफ कर रही थी कि उसे आकाश की एक पुरानी डायरी मिली। उसमें आकाश ने रोहित के बारे में बहुत कुछ लिखा था। मेरा छोटा भाई पत्थर जैसा सख्त दिखता है, पर उसका दिल मोम जैसा है। बस उसे सही सांचे की तलाश है। मिष्टी की आंखों में आंसू आ गए। तभी रोहित कमरे में दाखिल हुआ। उसने मिष्टी को रोते देखा तो ठिठक गया। क्या हुआ? फिर से किसी ने कुछ कहा? उसका लहजा पहले जैसा कड़वा नहीं, बल्कि फिक्रमंद था। मिष्टी ने डायरी रोहित की तरफ बढ़ा दी। आकाश जी आपको बहुत अच्छी तरह जानते थे। रोहित ने पन्ने पलटे और उसकी आंखें भी नम हो गईं। उसने डायरी मेज़ पर रखी और मिष्टी के पास आकर बैठ गया। मैं हमेशा खुद को उनके साए में छोटा महसूस करता था मिष्टी। मुझे लगता था कि मैं कभी उनकी तरह परफेक्ट नहीं बन सकता, इसलिए मैंने बगावत का रास्ता चुना। लेकिन अब मुझे लगता है कि शायद मैं खुद से ही भाग रहा था। उसने मिष्टी का हाथ अपने हाथों में लिया। तुम्हें पता है मिष्टी, जब तुम पहली बार इस घर में आई थी, मैं तुमसे जलता था, क्योंकि तुम सबको इतनी प्यारी थी। और अब मुझे डर लगता है कि कहीं मैं तुम्हें खो ना दूँ। मिष्टी ने अपनी उंगलियां रोहित की उंगलियों में फंसा लीं। आप मुझे कभी नहीं खोएंगे रोहित, क्योंकि अब यह रिश्ता सिर्फ कागज़ पर नहीं है। उस शाम हवेली के बगीचे में टहलते हुए रोहित ने पहली बार मिष्टी से उसके सपनों के बारे में पूछा। उसे पता चला कि मिष्टी को संगीत और साहित्य का बहुत शौक है। रोहित ने तय किया कि वह मिष्टी की दुनिया को फिर से रंगों से भर देगा। लेकिन जहाँ प्यार पनप रहा था, वहीं नफरत की चिंगारी भी सुलग रही थी। रोहित के चाचा विक्रम मिश्रा, जिनकी नज़र हमेशा से खानदान की जायदाद पर थी, रोहित और मिष्टी की बढ़ती नज़दीकियों से खुश नहीं थे। उन्हें डर था कि अगर ये दोनों एक हो गए तो जायदाद हथियाना नामुमकिन हो जाएगा। विक्रम ने एक चाल चली। उसने रोहित के पुराने दोस्तों के जरिए शहर में यह अफवाह फैला दी कि रोहित ने यह शादी सिर्फ जायदाद के लिए की है और वह मिष्टी को धोखा दे रहा है। एक शाम जब रोहित बिजनेस मीटिंग से लौटा तो उसने देखा कि मिष्टी के हाथ में कुछ पुराने अखबार की कटिंग्स और कुछ गुमनाम खत थे। उसमें लिखा था कि रोहित का किसी और लड़की के साथ अफेयर है और वह मिष्टी को रास्ते से हटाने की साजिश रच रहा है। मिष्टी का चेहरा सफ़ेद पड़ गया था। रोहित ने जैसे ही वह खत देखे, उसका गुस्सा फूट पड़ा। यह सब झूठ है। तुम जानती हो कि मैं ऐसा नहीं कर सकता। मैं जानती हूँ रोहित,
मिष्टी ने शांत आवाज़ में कहा। हालांकि उसकी आवाज़ कांप रही थी, लेकिन यह सब कौन कर रहा था और क्यों? रोहित को समझ आ गया कि यह घर के ही किसी भेदी का काम है। उसने मिष्टी को अपनी बाहों में भर लिया। चाहे जो हो जाए मिष्टी, किसी को हमारे बीच में आने मत देना। यह नफ़रत की आखिरी कोशिश है हमें अलग करने की। लेकिन साजिश यहीं ख़त्म नहीं हुई। विक्रम ने घर की चाची को उकसाया कि वह मिष्टी के खिलाफ कुछ ऐसा करे जिससे रोहित का भरोसा उस पर से उठ जाए। उन्होंने मिष्टी के कमरे में कुछ ऐसे कागजात रख दिए जिससे लगे कि मिष्टी चुपके से जायदाद अपने नाम करवा रही है। जब रोहित को वो कागजात मिले तो एक पल के लिए उसका पुराना गुस्सैल स्वभाव जाग उठा। उसने मिष्टी से सवाल किया, यह क्या है? मिष्टी दंग रह गई। मुझे नहीं पता ये यहाँ कैसे आए। उनकी इस तकरार ने हवेली के माहौल को फिर से तनावपूर्ण बना दिया। रोहित को लगा कि शायद मिष्टी भी उसे धोखा दे रही है। वह फिर से देर रात तक बाहर रहने लगा और नशा का सहारा लेने लगा। तनाव के बीच मिष्टी ने हार नहीं मानी। उसे यकीन था कि रोहित का प्यार सच्चा है, बस उसे गलतफहमी ने घेर लिया है। उसने खुद सच का पता लगाने का फैसला किया। उसने दबे पांव चाचा विक्रम के कमरे की तरफ रुख किया और उनकी बातें सुन लीं। काम हो गया, विक्रम फ़ोन पर कह रहा था। रोहित अब उस पर कभी भरोसा नहीं करेगा। जल्दी वह उसे घर से निकाल देगा और फिर सारी जायदाद हमारी होगी। मिष्टी के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। उसने तुरंत रोहित को फ़ोन किया, लेकिन उसका फ़ोन बंद था। वह समझ गई कि रोहित खतरे में है। वह रात के अंधेरे में ही घर से निकल पड़ी और उस गोदाम की तरफ गई जहाँ रोहित अक्सर अपने दोस्तों के साथ जाता था। वहाँ उसने देखा कि रोहित नशे की हालत में बैठा था और कुछ गुंडे जो विक्रम के भेजे हुए थे उसे घेर कर बैठे थे। वे रोहित से कुछ कोरे कागज़ पर साइन करवाना चाहते थे। साइन कर दो रोहित भाई, वरना आज की रात तुम्हारी आखिरी होगी, एक गुंडे ने कहा। तभी मिष्टी वहाँ पहुँची। रुक जाओ। उसने हाथ में एक जलती हुई लकड़ी ले रखी थी। गुंडे हंसे। एक अकेली औरत और क्या करेगी? मिष्टी ने निडर होकर कहा, मैं अकेली नहीं हूँ, मेरे साथ सच है। उसने चालाकी से अपने फ़ोन का रिकॉर्डर ऑन कर रखा था जिसमें विक्रम की सारी बातें थीं। हाथापाई शुरू हो गई। रोहित, जो नशे में था, मिष्टी को खतरे में देखकर अचानक होश में आ गया। उसका सोया हुआ सिर जाग उठा। उसने गुंडों पर हमला कर दिया। मिष्टी और रोहित ने मिलकर मुकाबला किया, लेकिन एक गुंडे ने मिष्टी पर वार करने की कोशिश की। रोहित ने मिष्टी को बचाने के लिए खुद को आगे कर दिया और वो वार उसके कंधे पर लगा। खून बहने लगा, लेकिन रोहित ने हार नहीं मानी। तभी पुलिस वहाँ पहुँच गई, जिसे मिष्टी ने पहले ही सूचना दे दी थी। हॉस्पिटल के सफ़ेद गलियारे में मिष्टी बेचैनी से टहल रही थी। रोहित का ऑपरेशन चल रहा था। घर के बाकी सदस्य भी वहाँ पहुँच चुके थे। मिश्रा जी को जब विक्रम की सच्चाई पता चली तो उन्होंने उसे तुरंत पुलिस के हवाले कर दिया और ख़ानदान से बेदखल कर दिया। जब रोहित को होश आया तो उसने सबसे पहले मिष्टी का नाम लिया। मिष्टी दौड़कर उसके पास गई। मुझे माफ़ कर दो मिष्टी, रोहित ने भरभराई आवाज़ में कहा। मैंने तुम पर शक किया। मैं कितना बड़ा बेवकूफ़ था। मिष्टी ने उसके होंठों पर अपनी उंगली रख दी। अब कुछ मत कहिए। आपने मुझे बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डाली। इससे बड़ा सबूत और क्या होगा? घर लौटने पर हवेली का नज़ारा बदला हुआ था। अब कोई ताने देने वाला नहीं था। चाची ने भी रोती हुई मिष्टी से माफ़ी मांगी। मिश्रा जी ने रोहित और मिष्टी को हवेली की सारी जिम्मेदारियां सौंप दीं। उस रात रोहित ने मिष्टी के लिए कमरों को मोमबत्तियों से सजाया था। उसने मिष्टी को एक अंगूठी पहनाई। यह हमारी नई शुरुआत है। इस बार कोई मजबूरी नहीं, कोई जायदाद का सौदा नहीं, सिर्फ तुम और मैं। मिष्टी ने मुस्कुराती हुई अपना सिर रोहित के सीने पर रख दिया। क्या आपको अभी भी लगता है कि मैं बहुत सीधी सादी और मूर्ख हूँ? रोहित हंसा और उसे अपनी बाहों में ले लिया। तुम मेरी सबसे बड़ी ताकत हो मिष्टी। मेरी बाकी ज़िंदगी को तुमने एक मकसद दे दिया है। मिश्रा मैंशन में अब खुशियों की शहनाई गूंज रही थी। रोहित और मिष्टी की शादी की सालगिरह थी। इस बार यह कोई मातम जैसा समारोह नहीं था,
बल्कि शहर की सबसे बड़ी पार्टी थी। रोहित अब बिजनेस को नई ऊंचाइयों पर ले जा चुका था और मिष्टी ने अपना खुद का एक संगीत स्कूल खोल लिया था। वे दोनों एक दूसरे के पूरक बन चुके थे। पार्टी के बाद जब सब मेहमान चले गए, दोनों अपनी पुरानी बालकनी में खड़े थे। वही जगह जहाँ कभी भी एक दूसरे की शक्ल भी नहीं देखना चाहते थे। सोचा था कभी कि हम यहाँ इस तरह खड़े होंगे। रोहित ने मिष्टी की कमर में हाथ डालते हुए पूछा। नफरत का रास्ता अक्सर लंबा होता है रोहित, मिष्टी ने चांद की तरफ देखते हुए कहा। लेकिन अगर मंजिल प्यार हो तो हर तकरार की कीमत वसूल हो जाती है। रोहित ने मिष्टी को अपने करीब खींचा और उसके माथे पर एक लंबा और गहरा किस दिया। मैं तुमसे प्यार करता हूँ मिष्टी, आज, कल और हमेशा के लिए। मिष्टी ने उसकी आंखों में देखा, जहाँ अब कोई अहंकार नहीं, सिर्फ असीम प्रेम और सम्मान था। और मैं आपसे। हवेली की वो पुरानी दीवारें आज फिर मुस्कुरा रही थीं। उन्होंने देखा कि कैसे आग और बर्फ का मिलन हुआ, कैसे नफरत की राख से कैसी मोहब्बत पैदा हुई जो अमर हो गई। मिश्रा खानदान की परंपरा अब बदल चुकी थी। अब वहाँ डर नहीं, बल्कि प्यार था।